दोस्तों नमस्कार, मैं किसले शर्मा इंडियन थिंक्स में आपका स्वागत करता हूं। बात विशाखापट्टनम की करते हैं। जब वाइजैक का नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में क्या छवि आती है, आप क्या सोचते हैं? शानदार समुद्री बीचेस, समुद्री तट और वाइजैक स्टील, राइट। वाइजैक स्टील को सोचते हैं आप क्योंकि विशाखापट्टनम, जैसे कि वाइजैक भी कहा जाता है और तेलुगु में उक्कू नगरम कहा जाता है, यानी कि स्टील सिटी। ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी है जो कि बंगाल की खाड़ी पर भारत के पूर्वी तट पर लोकेटेड है। और ये अकेला ऐसा शहर है जहां पर ऑफशोर स्टील प्लांट लोकेटेड है पूरे भारत में। विशाखापट्टनम स्टील के नाम से, वाइजैक स्टील के नाम से। यहाँ पर तकरीबन 35,000 कर्मचारी काम करते हैं। और बहुत ही दुख की बात है, दुख की बात यह है कि हमारी केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इसे प्राइवेट पूंजीपतियों को बेचने का मन बना चुकी है। दरअसल ये जो भय है ये कर्मचारियों को और नगरवासियों को परेशान कर रहा है। पिछले 175 दिन से वो लोग आंदोलनरत हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी अनुनय विनय कर रहे हैं कि सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करे। वो लोग 175 दिन से लगातार आंदोलनरत हैं और ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये न सिर्फ कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है बल्कि पूरे विशाखापट्टनम के जो शहर है यहाँ के वासियों द्वारा भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये विशाखापट्टनम का जो वाइजैक स्टील प्लांट है ये एक तरह से एक गर्व का विषय, एक धरोहर समझा जाता है विशाखापट्टनम के लोगों द्वारा। जाहिर तौर पर जब प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन ले लिया गया है तो जो वहाँ के कर्मचारियों में या वहाँ के जो लोगों में ये भय है कि उनके नौकरी धंधे रोज़गार पर चोट पड़ेगी। ये भी अलेज किया जा रहा है कि इस प्लांट की जो कुल पूंजी है वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के बराबर है, लेकिन केंद्र सरकार उसे मात्र 32,000 करोड़ रुपए में बेच देना चाहती है। समझिए, 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मात्र 32,000 करोड़ रुपए में बेच देना चाहती है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और केंद्र सरकार के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, भागवत किशन राव, उन्होंने क्लियर कट स्टेटमेंट दिया है कि केंद्र सरकार किसी भी तरह से इस निर्णय के पुनर्विचार के समर्थन में नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी बहुत प्लेन तरीके से कह दिया है कि यदि प्लांट बिक जाता है, प्राइवेट पूंजी के हाथ में चला जाता है, तो फिर किसी भी प्लांट के कर्मचारी की नौकरी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं होगी। अब जो वाइजैक स्टील है ये एक खून पसीने की कहानी है, बड़ी ही रोचक कहानी है। दरअसल वाइजैक स्टील प्लांट उन 14 नवरत्नों में से है केंद्र सरकार के, जो कि पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के नाम हैं, जो देश का गौरव हैं। 2010 में इस एलीट क्लब में वाइजैक स्टील प्लांट को सम्मिलित किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। और ये इस्पात मंत्रालय, स्टील मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। दरअसल इसकी शुरुआत लगभग 1970 में की गई और एक पूरा इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। 1966 के दौर में केंद्र में इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी कि दक्षिण भारत में एक इस्पात का संयंत्र कारखाना लगाना था। तो एक एंग्लो इंडियन कंसोर्टियम नाम की संस्था को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इस बात का सर्वे करे और कंसल्टेशन दे केंद्र सरकार को कि कौन सी लोकेशन बेस्ट रहेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। और इस कंसोर्टियम ने केंद्र सरकार को सलाह दी कि विशाखापट्टनम में ये स्टील प्लांट बनाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। और ख़ास तौर पर इसका कारण ये था कि विशाखापट्टनम एक समुद्र तट पर बसा हुआ शहर है। समुद्र तट पर बसा होने से ये फ़ायदा था कि जो आयात निर्यात किया जाना था उत्पादों का, कच्चे माल का, वो बहुत सस्ता पड़ता, खर्च बचता। और
ये बताने के बावजूद बड़े ही हैरानीजनक तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार ने उनकी सलाह को नहीं माना। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया विशाखापट्टनम में ये प्लांट लगाने के लिए। दरअसल ये जो खबर थी ये तेलुगु प्रदेश में, जो संयुक्त आंध्र प्रदेश था उस समय, उसमें आग की तरह फैली। इसे आंध्र प्रदेश की बेइज्जती, इसके अपमान की तरह लिया गया, ह्यूमिलेशन करार दिया गया, क्योंकि उन दिनों बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज तो थी नहीं और आंध्र प्रदेश के निवासी बहुत ही प्रफुल्लित थे, बहुत ही खुश थे। वो सपने बुन रहे थे कि एक मॉडर्न स्टील इंडस्ट्री अगर प्रदेश में आती है तो बहुत से लोगों को काम धंधा रोजगार मिलेगा और प्रदेश प्रगति के पथ पर तीव्रता से अग्रसर होगा। लेकिन इंदिरा गांधी के इस निर्णय से उनके सपने टूटते हुए से दिखने लगे, जिसके वजह से एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन ने जन्म लिया विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट लगाने के लिए। जितने भी जो वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय आंध्र प्रदेश में, उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, इसे समर्थन दिया। टी अमृता राव, पट्टी शेषैया, रोंगाली भैरागी, टी विश्वनाथन जैसे बड़े वरिष्ठ नेताओं ने इसको अपना समर्थन दिया। यहाँ तक कि जो अमृता राव थे वो 20 दिन के आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसने केंद्र सरकार और कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार दोनों को जड़ से हिला दिया। बहुत मैसिव सपोर्ट मिला। पूरे आंध्र प्रदेश में हजारों लोगों के जत्थे सड़कों पर इस मांग को लेकर आ गए और इतना ज़्यादा इफेक्ट था इस एजिटेशन का कि पुलिस ने लगभग 12 निहत्थे प्रदर्शनकारियों को, जिनमें नाबालिग बच्चे भी थे, उनको भी गोली मार दी। अनेक ज़िलों में, विजयनगरम में, विशाखापट्टनम में, गुंटूर में, विजयवाड़ा में ये पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों की हत्याएं हुई। और जाहिर तौर पर जब ज़मीन पर तेलुगु खून गिरा तो चीज़ें और गर्मा गईं, माहौल और गर्मा गया। तकरीबन 66-67 विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया इस मांग के समर्थन में और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की जा रही प्रदर्शनकारियों पर हिंसा के विरुद्ध। 7 सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया। जितने भी जो विधायक थे, इनमें से अधिकतर सीपीएम, सीपीआई और छोटी छोटी स्थानीय पार्टियों के थे। कांग्रेस को एक बड़ा भारी चैलेंज इस आंदोलन की वजह से फेस करना पड़ गया, इंदिरा गांधी के डिसीजन की वजह से। और इसके दबाव में चलते अंततः प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया कि फर्स्ट एवर कोस्टल स्टील सिटी विशाखापट्टनम में बसाया जाएगा। इसका जो काम करना शुरू 1970 में किया गया। करीब 22,000 एकड़ की ज़मीन एक्वायर की गई और करीब 64 जो गांव है, 64 गांव वो खाली कराए गए। इसके लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी ज़मीनें आगे बढ़कर सरकार को दी। उन्होंने ये समझा कि जो पब्लिक कॉज के लिए, फॉर द ग्रेटर पब्लिक कॉज, दे आर डोनेटिंग दिस लैंड, दे आर गिविंग दिस लैंड एट वट एवर प्राइसेस। उन्हें लगा कि ये प्लांट जब आंध्र में आएगा, उनके इलाके में आएगा, तो तकदीर बदल जाएगी। जनता कितनी भोली होती है, जनता के कितने अरमान होते हैं, कितने सपने होते हैं, और ये इस केस में दिखता है। 64 गांव खाली करा दिए गए, 22,000 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई, 32 लोगों ने अपनी शहादत दी, कुल मिलाकर कई दिन तक चले इस आंदोलन में। और आज भी वो जो 32 लोग शहीद हुए थे, उन्हें बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ आंध्र प्रदेश में, तेलुगु इलाकों में याद किया जाता है। भावनाएं अभी भी बड़ी ही क्लोजली जुड़ी हुई हैं। लोगों को लगता है कि उन शहीदों ने हमारे आज के भविष्य के लिए अपना कल सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। और काफ़ी ये भावनात्मक मुद्दा है तेलुगु लोगों के लिए। अब केंद्र सरकार प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो बात कह रही है, केंद्र सरकार की दलील क्या है? केंद्र सरकार की दलील ये है कि दरअसल
विशाखापट्टनम का जो स्टील प्लांट है, ये एकमात्र ऐसा स्टील प्लांट है भारत में जिसकी अपनी कैप्टिव माइन नहीं है, अपनी खदान नहीं है। किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर का जो स्टील प्लांट है देश में, हर एक के पास अपनी कैप्टिव माइन है। और कैप्टिव माइन होने से क्या होता है कि वो अपनी ही खदान से कच्चा लोहा खरीद सकता है, निकाल सकता है। अब बाहर से कच्चा लोहा लेना पड़ता है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को, क्योंकि उनकी अपनी खदान नहीं है, जिसकी वजह से जो खर्च है काफ़ी भारी पड़ता है। अगर हम बात करें कि जिनकी अपनी कैप्टिव, जो कंपनीज की अपनी कैप्टिव माइनिंग है, उनको कच्चे माल पे, कच्चे लोहे पे प्रति टन मात्र 150 रुपये का खर्च आता है। लेकिन अगर वाइजैक स्टील प्लांट की बात करें तो उसे ये 150 रुपये नहीं, 1,500 रुपये नहीं, 7,000 रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं। तो ये दरअसल बहुत महंगा पड़ता है। अगर हम बात करें कैप्टिव माइन ओनिंग टाटा स्टील की या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो एट एन एवरेज सेल और टाटा स्टील इस पर समझिए कि टाटा स्टील खर्च करता है लगभग 48% कॉस्ट का, और जो सेल है वो खर्च करता है लगभग 35% इस कॉस्ट का। लेकिन उसके मुकाबले वाइजैक स्टील प्लांट खर्च करता है लगभग 65%, यानी कि उसे उसका उत्पाद बनाना बहुत भारी, बहुत महंगा पड़ता है। और ऐसा लगता है कि जो लोकल्स हैं विशाखापट्टनम के या आंध्र प्रदेश के, वो उनको लगता है इस वजह से कि ये एक प्रकार का षड्यंत्र है वाइजैक स्टील के खिलाफ, आंध्र प्रदेश के लोगों के खिलाफ, तेलुगु जनता के खिलाफ। उनको लगता है कि जो केंद्र सरकार है उसने कैप्टिव माइन प्रोवाइड नहीं की है। सभी के पास अपनी माइनिंग है, लेकिन वाइजैक स्टील के पास अपनी माइन नहीं दी गई है। ये एक षड्यंत्र है, और इस वजह से वाइजैक स्टील को और ज़्यादा खर्च करते रहना पड़ता है अपना उत्पाद बनाने के लिए, और ज़्यादा खर्च करने की वजह से जो मुनाफा है वो काफ़ी कम होता चला है। दरअसल इस बात की लगातार डिमांड रही है कि प्रकाशम जिले में, अनंतपुर जिले में आंध्र प्रदेश में, और खम्माम जिले में, वारंगल जिले में जो खाने हैं उनको वाइजैक स्टील प्लांट के पास दे दिया जाए। वारंगल, खम्माम, अनंतपुर और प्रकाशम जिले की जो खदानें हैं वो आसपास पड़ती हैं, और ये वाइजैक स्टील का काम आसान कर सकती हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया है, बल्कि एक पहली जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई थी इस बारे में एमएन दस्तूर और कंपनी की, उसने भी रिकमेंडेशन दी थी कि जो बैलाडीला की खदानें हैं उसको आप उसके 2 ब्लॉक्स आप वाइजैक स्टील को दे सकते हैं, वो अटैच कर सकते हैं RINL से, जो कि मैनेजमेंट अथॉरिटी है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की। RINL मतलब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जो कि 1982 में जिसकी फॉर्मेशन हुई थी। और आप समझिए कि 1982 का वो समय था और आज 2021 का समय है। इतने सालों में चाहे कांग्रेस की सरकार आई हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो या केंद्र में कोई और सरकार आई हो, इन सरकारों ने महज दिलासे दिए हैं VSP को, विशाखापट्टनम के लोगों को, आंध्र के लोगों को। हर सरकार ने, कोई सरकार मना नहीं किया किसी ने, लगातार बोलते रहे कि हम देंगे, लेकिन दिया नहीं किसी ने। और उसके चलते विशाखापट्टनम स्टील प्लांट इतनी भारी कच्चे माल के जो अमाउंट पे करते हुए प्रोडक्शन कर रहा है लो प्रॉफिट पे। और जाहिर तौर पर जो इस वक्त विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो विशाखापट्टनम के लोकल्स हैं, उनका ये जो भय है वो आज हकीकत में कन्वर्ट हो रहा है। जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है सरकार की, उसने ये कह दिया है कि भाई प्राइवेटाइजेशन होगा और 100% होगा। ये उन्होंने जनवरी 2021 में कह दिया, और उन्होंने इसके लिए वास्ता दिया जाहिर तौर पर कि भाई ये लॉस मेकिंग प्लांट है, बीमार हो चुका है, अब इसके रिवाइवल की कोई आशा नहीं है। और दरअसल जो कन्वीनर हैं विशाखा पब्लिक सेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बचाने के लिए विशाखापट्टनम में लड़ रही है, उसके जो कन्वीनर हैं ज्योतिश्वर राव, उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है
वो उन अमेंडमेंट्स का वास्ता दे रही है जो कि द मिनरल माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 जो कि 2015 में उस अमेंडमेंट को पास किया गया था, ये उसका वास्ता दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई हम नहीं एलोकेट कर सकते माइंस वीएसपी को, क्योंकि केंद्र सरकार का अब ये जो बेसिकली लीज आउट, लोकल माइंस को लीज आउट करने का जो हक है वो राज्य सरकारों को ट्रांसफ़र किया जा चुका है। लेकिन उनका कहना है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अपनी बात कह नहीं सकता, कि उसकी बात की वैल्यू ख़त्म हो गई है, कि राज्य सरकारें कम से कम केंद्र की बात को सोचने पे एक बार मजबूर होंगी और पब्लिक सेक्टर यूनिट, स्टेट ओन्ड यूनिट्स के बेहतर भविष्य के लिए राज्य सरकार डेफिनेटली केंद्र सरकार की सलाह पर ऐसा काम कर सकती है। लेकिन उनका आरोप है कि केंद्र लगातार इन बातों से सीधे सीधे हाथ झाड़ रहा है, क्योंकि बेसिकली केंद्र सरकार की कोई नियत नहीं है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को पब्लिक सेक्टर एंटिटी के तौर पे जारी रखने की। और अगर हम फाइनेंशियल बुक्स की बात करें तो 2002 से लेकर लगभग लगातार 12 वर्षों तक जो बैलेंस शीट है विशाखापट्टनम स्टील की वो प्रॉफिटेबल रही है, बहुत ही शानदार रन रहा है। इतने बड़े खर्चे होने के बावजूद, इतनी एडवर्स कंडीशंस होने के बावजूद इस प्लांट को वहाँ के मैनेजमेंट ने, वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने इस कदर बेहतरीन तरीके से चलाया है कि 12 वर्षों तक ये लगातार मुनाफे में चलती रही, जिसकी वजह से इसे नवरत्न में नवरत्न कंपनीज़ के जो एलीट कंपनी है उसमें शामिल किया गया 2010 में। लेकिन अब जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली 2014 में, तो उन्होंने कुछ ऐसे बदलाव किए जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज चेंज हो गई, टैक्सेशन चेंज हो गया। उन्होंने जो स्टील के और कच्चे माल के निर्यात और आयात में जो बदलाव किए, जिससे वजह से आयात वो सस्ता हो गया, यानी कि लोग बाहर से खरीदना ज़्यादा सस्ता पड़ने लग गया उन लोगों को जो भी कस्टमर्स थे, और यहाँ का जो प्रोडक्शन है उस पर भारी टैक्स लग गए, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो और महंगा हो गया। जाहिर तौर से ये एक स्टेप था जिससे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ को यहाँ पर वो नुकसान हुआ। जब पब्लिक सेक्टर बीमार होगा तो वो बिकने की कतार में खड़ा कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि भैया बीमार है, इसे बेचना पड़ेगा, और बार बार आपको, अगर आप विरोध करेंगे तो आपको बैलेंस शीट दिखाई जाएगी। वही हो रहा है, सिर्फ विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के केस में नहीं, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ के केस में ये पूरे भारत में पिछले 7-8 सालों से लगातार हो रहा है। और जो विशाखा उक्कू परिरक्षण पोराटा कमिटी है जो कि लड़ रही है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के लिए, उनका कहना है कि ये प्राइवेटाइजेशन दरअसल ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, और वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि ये भारत के लोगों को, विशाखापट्टनम के लोगों को ठग रही है, उन्हें बेवकूफ़ बना रही है। क्योंकि उनका कहना है कि सन 1970 में जो 22,000 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, उसके लिए केंद्र सरकार ने लोगों को जो ज़मीन के मालिकाना हक था वो खरीदने के लिए 47 करोड़ रुपए 1970 में 47 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन आज भी बुक्स में जो मोदी सरकार है वो उस ज़मीन की कीमत मात्र 47 करोड़ लगा रही है। क्या 1970 से लेकर सन 2021 तक कोई कॉस्ट में फ़र्क नहीं पड़ा क्या? तो ये केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है? केंद्र सरकार सिर्फ बेवकूफ़ बनाना चाहती है। उनका कहना है कि सस्ते दामों पर इतनी महंगी प्रॉपर्टी को प्राइवेट कंपनीज़ को, पूंजीपति सेठों को, कॉरपोरेट हाउसेस को बेचा जा रहा है। ये एक षड्यंत्र है। उन्हें बहुत सस्ते दाम में बहुत ही महंगी, बहुत अधिक कीमत वाली चीज़ मिलने वाली है। इसमें भ्रष्टाचार है, और ये ओवरऑल मुद्दा यहाँ तक आ गया है कि 175 दिन हो चुके हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अब जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं वो दिल्ली जाकर पहुँच रहे हैं ताकि ध्यान आकर्षित किया जा सके। आप अक्सर देखते होंगे कि ये आंदोलन
थक हार कर, चाहे वो तमिलनाडु के किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो पंजाब हरियाणा के किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो अन्य किसी पब्लिक सेक्टर एंटिटी का आंदोलन हो, या आज वीएसपी विशाखा वाइजैग स्टील प्लांट के कर्मचारियों का आंदोलन हो, ये थक हार कर अपने इलाकों में जब देखते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो बेचारे अपना बोरिया बिस्तरा लेकर खर्च करके वो दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचकर उन्हें उम्मीद होती है कि देश की जनता, देश का मीडिया, देश की सरकार उन्हें सुनेगी, उनके दुख दर्द पे मलहम लगाएगी, उनकी फरियाद सुनेगी। वही हो रहा है। दरअसल इसमें लगभग 18,000 परमानेंट एम्प्लॉयज़ और 17,000 जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जिनकी नौकरियों पर खतरा है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट ने लोकल अर्थव्यवस्था में क्या इसका बेसिकली योगदान क्या है? क्या हम माने कि बैलेंस शीट में ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए ये प्रॉफिटेबल नहीं है? एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी का रोल क्या है एक देश की, एक किसी प्रदेश की या स्थानीय अर्थव्यवस्था आदि में? दरअसल जब से वीएसपी बना है, वीएसपी ने बहुत शानदार क्वालिटी की जो स्टील है वो प्रोड्यूस की है, उच्च क्वालिटी की स्टील प्रोड्यूस की है। इसने बहुत सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत मदद दी है और आसपास के जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है लोकलाइट्स का, उसे उठाने में बड़ा योगदान दिया है। और ये हमेशा उन कमज़ोर और डिसएडवांटेज सेक्शंस के साथ खड़ा रहा है। इसमें आरक्षण का प्रबंध किया गया रहा है। आज की तारीख में लगभग कुल मिलाकर 32 लाख लोगों को रोजगार दे चुका है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। समझिए 32 लाख लोग इससे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पा चुके हैं आज तक। कितना बड़ा नंबर है ये, कितने 32 लाख परिवारों को रोजी रोटी मिली है, उनके घर में चूल्हा जल सका है इस वजह से। और अगर हम बात करते हैं कि आज की तारीख में करीब 10,000 रेगुलर जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से लगभग 4,500 वो कमज़ोर वर्गों से आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। और आप समझिए कि कमज़ोर वर्गों का किस प्रकार से उत्थान हो रहा है यहाँ पर काम करके। यदि ये प्राइवेट पूंजी के हाथों में चला जाता है प्लांट, तो उनके भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। वो वापस वही पिछड़े समय की तरफ चले जाएंगे, पिछड़ी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो सकते हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार का क्या प्लान है? केंद्र सरकार के पास कोई भी खाका नहीं है, बस बेच देने का प्लान है उनके पास। उसके बाद इससे जुड़े हुए जो बाशिंदे हैं उनका क्या होगा? केंद्र सरकार उस जिम्मेदारी से हाथ झाड़ चुकी है। लगभग जो इस वाइजैग स्टील प्लांट ने 44,000 करोड़ रुपए का टैक्स वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आज तक दिया है। जो गजुवाका और पेडागंटेयादा का जो इलाका है, जो मंडल है जहां पर वाइजैग स्टील प्लांट लोकेटेड है, यहां पर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम पूरे आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड की गई है। जो गजुवाका असेंबली है, जो विधानसभा है, वो 175 कंस्टिट्यूएंसीज में, 175 विधानसभाओं में आंध्र प्रदेश में टॉप करती है। लगभग वहाँ पर जो पीसीआई है वो है 2,64,232 रुपये। और ऐसा लगता है कि ओवरऑल केंद्र सरकार पूंजीपतियों के हाथों का खिलौना बन के रह गई है। ऐसा लगता है कि वो इसीलिए इसे बेचना चाहती है। उसका इंटरेस्ट लग रहा है कि जो विदेशी कंपनियां पॉस्को है, ह्युंडई है, वो इसके 50% हिस्से पर आंख गड़ाए बैठे हैं और सस्ते दामों पर ये बेच देना चाहती है उन्हें। और जो स्थानीय लोगों की मांगों, उनकी ज़रूरतों, उनके रोज़गार, उनके दिनचर्या, उनके ये मतलब केंद्र सरकार को इससे ऐसा लगता है कोई फिक्र नहीं है इस चीज़ की। तो जाहिर तौर पर ये एक भावनात्मक मुद्दा बनता है और केंद्र सरकार के विरुद्ध ये एक मुद्दा बनता है। और हमें याद रखना होगा कि ये वाइजैग स्टील प्लांट ही था जो कोविड की इतनी भयानक लहर के वक्त भी लगातार स्टील प्लांट अपना प्रोडक्शन दे रहा था, देश के लिए उत्पादन में अपना योगदान पूरे मन से दे रहा था।
आज जब विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के कर्मचारी और उनके परिवारजन, विशाखापट्टनम के बाशिंदे वाइजैक स्टील प्लांट को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं उनसे सहानुभूति रखते हुए कि हम उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं और वही नारा लगाएं जो वो लगाते हैं, विशाखा उक्कू अंदरुला हक्कू। आप #IndianThinks पर अपनी छोटी सी इस प्रकार की वीडियो बनाकर और हमें टैग कर सकते हैं, हमारे ट्विटर पर DM कर सकते हैं और हमारे इनबॉक्स में फेसबुक पर भी दे सकते हैं। हम इसे शेयर करेंगे। आइए इस आंदोलन को जन समर्थन दें।